इंसानी रूह का वजन मालूम कर लिया गया। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, जदीद इंसान की बेतहाशा तरक्की और साइंसी डेवलपमेंट इस वक्त शायद दुनिया की किसी भी कदीम तरीन तहजीब से बहुत आगे जा चुकी है। जो इल्म आज इंसानों के पास है, वैसा इल्म कभी भी इंसानों ने हासिल नहीं किया। इसके बावजूद अब भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम इंसानों की अक्ल और हमारे आलात की गिरफ्त से बाहर हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे अजीबो गरीब तजर्बे के बारे में बताएंगे जिसमें एक इंसान ने ऐसी एक चीज पर काबू पाने की कोशिश की जिस पर आज तक काबू पाने का सोचा भी नहीं गया। हम बात कर रहे हैं 1901 में अमेरिका में होने वाले एक तजर्बे की, जब एक डॉक्टर ने इंसानी रूह का वजन मालूम करने की कोशिश की। ऐसी कोशिशें इससे पहले भी होती रही हैं, लेकिन इंसानी रूह का वजन मालूम करने की ये रिकॉर्डेड तारीख में पहली कोशिश थी। अभी तक इंसान अपने दिमाग की कारकर्दगी को ही पूरी तरह से नहीं समझ सका। हम ये समझने से अभी बहुत दूर हैं कि आखिर हमारा दिमाग हमें ख्वाब कैसे दिखाता है और हम सोचते कैसे हैं। गो के हमारी सोचों को समझना हमें आ गया है और दिमाग हमारी सोचों की लहरें कैसे पैदा करता है ये भी हम समझ चुके हैं। लेकिन ये सब शुरू कैसे होता है, इसके बारे में अभी तक इंसानी इल्म सिफर है। इसके साथ साथ रूह का मामला भी बड़ा अजीब है और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रूह के बारे में साइंसी नजरियात क्या हैं और इसका वजन मालूम करने का कौन सा तरीका इख्तियार किया गया। नाजरीन, डिंकन मैक्टूगिल नाम का एक डॉक्टर इंतहाई काबिल और बेहद माहिर डॉक्टर था। उस जमाने में अभी आलमी जंगें शुरू नहीं हुई थी और इंसान नया नया साइंस के मैदान में उतरा था और चीजों को समझने की इब्तिदाई कोशिशें चल रही थी। ये वो दौर था जब अभी तक न्यूट्रॉन को दरियाफ्त नहीं किया जा सका था और इसके बारे में भी कोशिश चल रही थी। यहाँ तक कि हम इंसानों को मुख्तलिफ अनासिर और एटम्स के बारे में भी पूरी तरह मालूम नहीं था कि ये कैसे काम करते हैं। लेकिन जुस्तजू का आगाज हो चुका था और जुस्तजू के इस आगाज में बेहद अजीबो गरीब चीजें भी टेस्ट की जा रही थी। चूंकि अभी साइंसी तरक्की का आगाज ही था तो लोगों के मजहबी अकायद भी काफी मजबूत थे। यही वजह थी कि डॉक्टर डिंकन, जो कि एक आला तालीम याफ्ता और बेहद माहिर डॉक्टर था, इसके जहन में एक अजीबो गरीब आइडिया आया। उस जमाने में रूह और जिंदा इंसानों और मुर्दा इंसानों के बारे में तहकीक चल रही थी और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर रूह काम कैसे करती है, कैसे लोगों को जिंदा रखती है और कैसे इसके निकल जाने से लोग मुर्दा हो जाते हैं। खैर, इस बारे में तो आज तक कोई भी काम नहीं किया जा सका और ना ही इसका तरीका मालूम किया जा सका है। साइंसदान महज इतना कहकर जान छुड़ा लेते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स में ये सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो अपने आप की कापियां तैयार कर सकें और उसे आगे बढ़ा सकें। अलबत्ता ये सब होता कैसे है और क्यों जरूरी है, इसकी वजाहत अभी तक नहीं की जा सकी। उस जमाने में जब रूह के काम करने के तरीकेकार के बारे में मालूम करने की कोशिश की जा रही थी तो डॉक्टर डिंकन ने इससे हटकर एक और तजुर्बा करने का मंसूबा बनाया। डॉक्टर डिंकन के मुताबिक इंसानी रूह का वजन मालूम किया जा सकता था। जैसा कि मजहबी अकायद के मुताबिक जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके जिस्म से उसकी रूह निकल जाती है। डॉक्टर डिंकन का ख्याल था कि जब इंसानी जिस्म से रूह निकलती है तो उस वजन को मालूम किया जा सकता है और अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूह का वजन कितना हो सकता है। उस वक्त डॉक्टर डिंकन को अपने मंसूबे पर अमल दरामद करने के लिए कुछ ऐसे मरीजों की जरूरत थी जिन्हें डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया हो और वो मौत के किनारे पर खड़े हों। अलबत्ता ऐसे मरीजों का हसूल बहुत मुश्किल था, क्योंकि ना तो उस वक्त तक कोई ऐसी कानून साजी की गई थी और ना ही लोगों को साइंसी मामलात पर, साइंसदानों पर कुछ एतबार था। इस तरह से आप इसे साइंसी जिहालत का दौर कह सकते हैं। यही वजह है कि डॉक्टर डिंकन के बेशुमार हॉस्पिटल के साथ राब्तों के बावजूद डॉक्टर डिंकन ऐसे मरीजों के हसूल में कामयाब नहीं हो सका जिन्हें मौत अपनी लपेट में लेने वाली थी। ये वो वक्त था जब अमेरिका समेत पूरी दुनिया में टीबी का मर्ज पूरे जोरों शोर से इंसानी जाने ले रहा था। एक लिहाज से उस वक्त टीबी एक ऐसा मर्ज था जिसका कोई शाफी और मुअस्सर इलाज अब तक दरियाफ्त नहीं हो सका था। उस वक्त के डॉक्टर्स इस मर्ज पर काबू पाने के लिए टोने टोटकों और मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन और इनके कॉम्बिनेशंस के तजर्बे करने में मशगूल थे। टीबी को उस जमाने में छूत का मर्ज समझा जाता था जो एक शख्स से दूसरे शख्स को लग सकता है। यही वजह है कि टीबी के वो मरीज जिनके शिफायाब होने के कोई चांसेस बाकी नहीं रहते थे, उन्हें मखसूस किस्म के हॉस्पिटल्स में एडमिट करवा दिया जाता था जहां वो अपनी मौत तक मौजूद रहते थे। उन हॉस्पिटल्स का मकसद टीबी के उन मरीजों की देखभाल करना और उनकी मौत को आसान बनाना था ताकि उन्हें मरते हुए ज्यादा तकलीफ ना हो।
दोस्तों, इसी तरह के एक हॉस्पिटल ने, जिन्हें उस जमाने में असाइलम सेंटर्स कहा जाता था, डॉक्टर डिंकन की दरखास्त मंजूर कर ली और अपने मरीजों से बातचीत के बाद रजाकाराना तौर पर 6 ऐसे मरीज तैयार हो गए जो डॉक्टर डिंकन के तजर्बे में हिस्सा लेने को तैयार थे। ये वो मरीज थे जिनकी जिंदगी चंद घंटे ही बाकी रह गई थी। इसलिए फौरी तौर पर डॉक्टर डिंकन ने उन 6 मरीजों को उस हॉस्पिटल से ह्यूस्टन मुंतकिल किया और उन पर तजर्बे का आगाज कर दिया। इस मकसद के लिए डॉक्टर डिंकन ने 6 ऐसे स्केल तैयार करवाए जिन पर वजन को निहायत दुरुस्तगी के साथ मापा जा सकता था और एक एक ग्राम की भी कैलकुलेशन की जा सकती थी। वजन मालूम करने वाले उन तमाम स्केल्स को शीशे के मखसूस गुंबदनुमा कवर से ढांप दिया गया ताकि मरीज के सीने से खारिज होने वाली गैसें उसी चैम्बर में मौजूद रहें और यूं बिल्कुल एक्यूरेट वजन मालूम किया जा सके। हर स्केल के साथ एक एक आदमी मौजूद था जो हर 1 मिनट के बाद उसका वजन नोट कर रहा था। 6 के 6 मरीजों को इस तरह से उन तमाम स्केल्स में दाखिल कर दिया गया और फिर उनकी मौत का इंतजार किया जाने लगा। पहला मरीज तकरीबन 3.5 घंटे जिंदा रहा और हर 1 मिनट के बाद उसका वजन नोट किया जाता रहा। 3.5 घंटे बाद उस मरीज का इंतकाल हो गया और जैसे ही उसकी सांसें बंद हुई तो उसका आखिरी वजन नोट कर लिया गया। दूसरे अल्फाज में उसकी रूह निकलते ही उसका वजन नोट कर लिया गया और उस वजन में 21 ग्राम कमी पाई गई। दूसरा मरीज तकरीबन 4.5 घंटे तक जिंदा रहा और जब वो फौत हुआ तो उसके वजन में तकरीबन 15.5 ग्राम की कमी पाई गई। इसी तरह से मुख्तलिफ मरीजों में मुख्तलिफ किस्म के वजन सामने आए। इन तमाम कैलकुलेशंस को सामने रखते हुए डॉक्टर डिंकन ने जब दोबारा इस एक्सपेरिमेंट का जायजा लिया तो इनमें से 2 ऐसे मरीजों का डाटा निकाल दिया गया जिनके बारे में डॉक्टर डिंकन को शक था कि इनका वजन दुरुस्त तरीके से नोट नहीं किया जा सका। बाकी 4 मरीजों के डाटा की पैमाइश की गई और इनका हिसाब किताब किया गया तो मुख्तलिफ किस्म की चीजें इस हिसाब किताब में शामिल की गई, जैसा कि मरीजों के जिस्म में बनने वाली नाइट्रोजन की मिकदार, मरने के बाद फेफड़ों के फैलने से बंद होने से खून में पैदा होने वाली गर्मी, जिस्म का फूलना और मुख्तलिफ गैसेस का हिसाब किताब लगाते हुए डॉक्टर डिंकन ने तकरीबन 6 साल बाद इस पूरे तजुर्बे पर मबनी अपना रिसर्च पेपर शाया किया। उस रिसर्च पेपर में डॉक्टर डिंकन ने दावा किया कि इंसानी रूह का वजन तकरीबन 21 ग्राम होता है और अपने इस दावे के सबूत के तौर पर उसने उन 4 मरीजों पर किया जाने वाला अपना तजुर्बा पेश किया। डॉक्टर डिंकन के तजर्बे को बेहद पजीराई मिली, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे साइंसदान भी सामने आ गए जिन्हें डॉक्टर डिंकन के तरीकेकार से इख्तिलाफ था। उनका कहना था कि यह तजुर्बा इतनी एहतियात से नहीं किया गया जितनी एहतियात से इसे किए जाने की जरूरत थी। दूसरा एतराज ये था कि उस तजुर्बे में डॉक्टर डिंकन के साथ कोई और रिसर्च साइंटिस्ट शामिल नहीं था। उस वक्त के साइंसी उसूलों के मुताबिक, और आज भी ये बात बहुत अहमियत रखती है कि किसी एक साइंसी मसले पर कम से कम 2 लोग शामिल हों। इस एक्सपेरिमेंट को 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट्स का नाम दिया गया है और ये इसी नाम से आज भी इंटरनेट पर मौजूद है, जिसकी डिटेल्स आप भी आसानी से पढ़ सकते हैं।